नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 24 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा बजट में किसे क्या मिला, बताएंगे पूरी खबर आसान भाषा में। बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग समेत सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में की बढ़ोतरी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में जिस विकास की दुहाई देकर भाजपा 2024 में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, उनके बलबूते तो पार्टी के नेताओं को अपनी सभाओं में भीड़ जुटने तक का भरोसा नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के बजट पर एक्सपर्टों की क्या राय है, वो भी जानेंगे इसी खबर में। सीएम मनोहर लाल खट्टर के बजट से भूपेंद्र हुड्डा निराश, साथ ही विपक्षी नेताओं ने इस बजट को लेकर क्या क्या कहा, वो भी बताएंगे इस खबर में। विधायक अभय चौटाला के निष्कासन का मामला, हाईकोर्ट का हरियाणा विधानसभा को नोटिस, 23 मार्च को फिर होगी सुनवाई। सेना भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या बदलाव किया गया है, जानेंगे पूरी खबर। आज से रोहतक बस स्टैंड से पीजीआई तक चलेगी स्पेशल बसें, हर 30 मिनट में मिलेंगी बस, किराया होगा मात्र 10 रुपए। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बस उपलब्ध रहेगी। बजट से करनाल को किया नाखुश, अपने ही विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी कर गए सीएम खट्टर। वाटर स्पोर्ट्स को छोड़कर नहीं हुई कोई बड़ी घोषणा। फतेहाबाद के लोगों को बजट से निराशा, कॉलेज मांगा था लेकिन मिला सिर्फ पशु अस्पताल, कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं लगा हाथ। बजट में हुड्डा के गढ़ की अनदेखी, सांसद अरविंद की बहादुरगढ़ से सांपला तक मेट्रो चलाने की मांग भी नहीं हुई पूरी। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से हराया। इस हार के साथ ही भारत का पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना टूट गया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री के तौर पर गुरुवार को विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया। सीएम ने दावा किया कि हरियाणा 11.6% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। कुल 1,83,000 करोड़ रुपए के इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। राज्य में 2014 यानी लगभग 8.5 साल से सरकार की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट में सभी को खुश करने की कोशिश की है। इसमें युवाओं से लेकर खेल खिलाड़ी, किसान और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणा की गई है। सबसे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं मुख्य घोषणाओं पर। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने के मकसद से 500 युवा किसानों को बतौर ड्रोन संचालन ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही ढैंचा खेती को बढ़ावा देने के मकसद से इस पर होने वाली लागत का 80% यानी 720 रुपए प्रति एकड़ सरकार देगी। अगले 2 साल में 4000 नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे। तो वहीं नए सेशन से छठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को स्किल एजुकेशन दी जाएगी। 3 लाख रुपए तक एनुअल इनकम वाले परिवार चिरायु आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे। तो वहीं 17 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चलाई जाएंगी। पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद में 4 नए पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक शुरू होंगे। बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग समेत सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1 अप्रैल 2023 से 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें हर महीने 2500 रुपए की जगह 2750 रुपए मिलेंगे। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है। अभी तक 65 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र वालों को ही किराए में छूट मिलती थी, अब यह छूट 60 साल की उम्र से मिलेगी। रेवाड़ी समेत 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू होगी। भिवानी और नूह में नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और गुरुग्राम में 26 एकड़ में हेली हब बनेगा। वहीं हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जाएंगे। मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे। सीएम खट्टर का बजट से चुनाव पर निशाना, 2 योजनाओं में इनकम दायरा बढ़ा, 1.5 करोड़ आबादी को साधने का काम किया। सबसे ज्यादा वोटर भी यही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने चौथे बजट से 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की नींव रख दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इस बजट में ऐसी 2 योजनाओं पर ही फोकस किया है जो सीधे सीधे राज्य की 1 करोड़ 56 लाख की आबादी को फायदा पहुँचाती है। यहीं से सीएम ने वोट बैंक को भी साधा है। इस वक्त हरियाणा में भाजपा के पास सभी 10 लोकसभा सीटें हैं। वहीं विधानसभा चुनाव होने तक राज्य में बीजेपी को सत्ता में 10 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोधी लहर से निपटना बड़ी चुनौती है, जिसे देखते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के वोट बैंक पर डबल अटैक किया है। पहला ये कि हरियाणा की कुल आबादी 2 करोड़ 89 लाख है। इसमें से 54% आबादी ऐसी है जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है। दूसरा ये कि हरियाणा में कुल वोटर करीब 1 करोड़ 89 लाख है। इनमें से अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ 26 लाख ऐसे वोटर हैं जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है। यह 2 बड़ी योजनाएं हैं जिन पर सीएम का फोकस रहा है। पहला, 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निःशुल्क यानी फ्री में कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1,80,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50% अनुदान दिया जाएगा। इस आय में हरियाणा की एक बड़ी आबादी शामिल हो जाती है। इस फैसले के जरिए जो 30 लाख लाभार्थी पहले योजना के दायरे में आ रहे थे, अब वह बढ़कर लगभग 90 लाख तक पहुंच गए हैं। दूसरा ये कि हरियाणा में 15,50,000 परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस बजट में सीएम ने योजना में आय का दायरा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए से 3 लाख कर दिए हैं। अब इस
दायरे में आने वाले लोगों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज का कवर मिल जाएगा। इसके लिए परिवार को साल के सिर्फ 1500 रुपए देने होंगे। सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना में लगभग 29,93,000 नए परिवारों को जोड़ दिया है। अब इस योजना का राज्य में करीब 1 करोड़ लोग फायदा उठा पाएंगे। हरियाणा बजट में कोई नया टैक्स नहीं, स्टार्टअप्स में सरकार करेगी मदद। 10 शहरों में हुड्डा सेक्टर, तो वहीं 60 साल की उम्र से किराए में छूट। हरियाणा के 2023-24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस बार 1,83,950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया गया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वर्ष 2023-24 में सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की भी है। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 894 सरकारी स्कूलों में 17,427 डेस्क प्रदान किए जाएंगे ताकि बच्चों को जमीन पर न बैठना पड़े। स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए तक का है को प्राकृतिक आपदा या फिर आग के कारण परिसंपत्तियों के नुकसान के मामले में मुआवजा प्रदान करने के लिए भी मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। वहीं गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया है। पहले ये 40 करोड़ रुपए था। बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि गौशालाओं में गौ माता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके। केंद्रीय मंत्री की सभा में महिला डांसरों ने जुटाई भीड़। नूंह में राव इंद्रजीत का कार्यकर्ता सम्मेलन, सोशल मीडिया पर किया प्रचार। हरियाणा में जिस विकास की दुहाई देकर भाजपा 2024 में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, उनके बलबूते तो पार्टी के नेताओं को अपनी सभाओं में भीड़ जुटने तक का भरोसा नहीं है। नूंह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की सभा में गुरुवार को लोगों को एकत्रित करने के लिए आयोजकों को महिला डांसरों के लटके झटके का सहारा लेना पड़ा। हालांकि मंत्री के आने से पहले ही डांस रोक दिया गया था। साल 2024 के चुनाव में जुटी भाजपा ने गुरुवार को नूंह की नई अनाज मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था। नूंह गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह यहां से सांसद हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन भी उन्हीं के लिए रखा गया था। कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ जुटाने को लेकर महिला डांसरों को बुलाया गया। इस दौरान 2 महिला डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। मंच पर मौजूद नेतागण डांस का मजा लेते रहे। लोगों में रोष था कि चुनाव नजदीक आते ही राव इंद्रजीत सिंह को नूंह यानी मेवात जिले की आखिरकार याद आ ही गई। क्षेत्र में सुख दुख में मंत्री बहुत कम शामिल होते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन के आरंभ में लोगों की भीड़ कम रही तो वहीं महिला डांसरों को बुलाया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर महिला डांसरों के पहुंचने का प्रचार प्रसार भी किया गया। इसके बाद कहीं जाकर लोगों की कुछ भीड़ वहां पर पहुंची। शायद ही मंत्री को पता चला हो कि कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भीड़ उनको सुनने के लिए नहीं बल्कि डांसरों के लटके झटके देखने को जुटी थी। कार्यकर्ता सम्मेलन में पटौदी के पूर्व विधायक बिमला चौधरी, पूर्व विधायक फिरोजपुर जिला नसीम अहमद, पूर्व प्रत्याशी पुनाहना नोकसम चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल सहित अन्य मौजूद रहे। पंचकुला में कांग्रेस और पुलिस में टकराव, धक्का मुक्की में सांसद दीपेंद्र हुड्डा गिरे, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल-P के खिलाफ यूथ कांग्रेस शुक्रवार को सड़कों पर उतरी। कांग्रेस का बजट सत्र के दौरान विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम था। खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी पंचकुला में जुटे थे। पंचकुला के सेक्टर 17-18 के आसपास धारा 144 लगाई गई थी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस द्वारा रोकने के बाद आगे चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और कांग्रेस नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा धक्का मुक्की में नीचे गिर गए। इससे कार्यकर्ता और भड़क गए। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस भी चलती रही। कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा को धक्का मारने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा का कहना है कि ट्रिपल-P यानी परिवार पहचान पत्र की वजह से हरियाणा में BPL राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन व आयुष्मान कार्ड कट गए हैं, जिसके खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस को मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ रहा है ताकि सरकार की आंखें खुले कि आम जनता को कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हरियाणा के बजट पर एक्सपर्टों की क्या राय रही, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा सरकार ने प्रदेश का आम बजट गुरुवार को पेश कर दिया है। सरकार ने इस बजट को किसान हितैषी बताया है, लेकिन चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर रामकुमार यादव ने इसे आंकड़ों का बजट बताया है। इस बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं है। 11.6% कुल बजट बढ़ा है, लेकिन यह वेतन और महंगाई भत्ते में ही निकल जाएगा। वहीं पहले से ही चल रहे रिसोर्स केंद्रों में स्टाफ नहीं है, इसलिए नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बेईमानी होगी। डॉक्टर रामकुमार यादव ने बताया
कि इस वर्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी भूमिका सुंदर बनाई है। उन्होंने परियोजनाओं के लिए 428 करोड़ रुपए का जिक्र किया। फसलों की खरीद का 45,000 करोड़ किसानों के खाते में जमा करवाया, तो ये तो किसानों का हक हुआ, न कि उन्होंने खुद यहाँ से दिया है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय भिवानी के गोकलपुरा में पोषण अनाज अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहा है। उनके 2023 में चालू होने की संभावना तथ्यों से परे है। अभी उसकी केवल 4 दीवारी ही बन रही है। स्टाफ की कमी है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी स्टाफ की कमी है। इसका बजट में कोई जिक्र नहीं किया। वहीं प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 20,000 एकड़ का है। इसमें 6,000 एकड़ पर प्रदर्शन किया जाएगा। यह ऊंट के मुंह में जीरा होने वाली बात है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मृदा संवाद की निगरानी, सौर ऊर्जा पर बल देने का जिक्र है, लेकिन कितना और क्या देंगे इसका कुछ भी अता पता नहीं है। वहीं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के कोई मायने नहीं है। पहले से जो संस्थान चले आ रहे हैं उन्हीं में रिसोर्स उपलब्ध नहीं है। स्टाफ का संतुलन नहीं है। पशुपालन और डेयरी में किसानों के लिए कुछ चीजें फायदेमंद है। 2 नए पॉली क्लिनिक खोलने की बात का स्वागत है, तो वहीं पशु मोबाइल चिकित्सक इकाइयां चलाना भी अच्छी बात है। यह प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। गौ सेवा के लिए 40 से 400 करोड़ किया है, स्वागत योग्य है, लेकिन कम है। सीएम मनोहर लाल के बजट से भूपेंद्र हुड्डा हुए निराश। बोले ब्याज में खर्च करने होंगे 56,769 करोड़ रुपए। कर्ज लेकर कर्जा उतारने का खेल है ये। आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कॉपी पेस्ट बजट, जनता को कुछ नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर निराशा जाहिर की है। उनका कहना है कि ये बजट किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, ग्रामीण, शहरी, गरीब, मध्यम वर्ग, युवा और गृहिणी विरोधी बजट है। बजट ने हर वर्ग को खाली हाथ छोड़ दिया है। मौजूदा सरकार ने बजट को सिर्फ भाषणबाजी बनाकर रख दिया है, क्योंकि जो बजट में बोला जाता है उसको कभी जमीन पर उतारा ही नहीं जाता। सरकार बजट को सिर्फ औपचारिकता समझती है। वह इसमें किए गए वादों को लागू करने के बारे में कभी गंभीरता नहीं दिखाती। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की 60% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इतनी बड़ी आबादी के लिए 4% से भी कम खर्च करना उसके साथ अन्याय है। इतना ही नहीं, यह बजट किसानों की आय डबल करने के वादे पर भी पूरी तरह से खामोश रहा। सरकार का यह रवैया उसके किसान और कृषि विरोधी नीति को दर्शाता है। हुड्डा ने कहा कि इस बार सरकार 64,840 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। बढ़ते कर्ज की वजह से उसके मूल और ब्याज को देने में ही सरकार को 56,769 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। ब्याज व मूल का भुगतान करने के बाद सरकार के पास पूंजीगत व्यय करने के लिए सिर्फ 8,071 करोड़ रुपए ही बचते हैं। यानी सरकार कर्ज लेकर कर्ज उतारने का खेल खेलने में लगी हुई है। कांग्रेस ने मांग किया कि सरकार बढ़ते कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करे, ताकि जनता को कुल आंतरिक ऋण, सार्वजनिक खाता जमा यानी लघु बचत और सरकार की गारंटी पर लिए गए ऋण यानी पीएसयू द्वारा लिया गया ऋण स्पष्ट जानकारी मिल सके। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा बजट में आंकड़ों की बाजीगरी करने के अलावा कुछ नहीं किया, बल्कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कहा है कि प्रदेश का बजट महिला विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, कर्मचारी विरोधी और शिक्षा और स्वास्थ्य विरोधी बजट है। यह एक कॉपी पेस्ट बजट है। इसमें जनता को कुछ हाथ नहीं लगा। हिसार पहुंचे किसान जागृति यात्रा। 4 मार्च को करनाल में सीएम आवास का करेंगे घेराव। मांगे न माने जाने तक वहीं डालेंगे पड़ाव। एमएसपी, फसल खरीद गारंटी कानून लागू करवाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदेश में किसानों द्वारा निकाली जा रही किसान मजदूर जागृति यात्रा गुरुवार को हरियाणा के हिसार में पहुंची। किसान नेता जसबीर सिंह भट्टी ने बताया, एमएसपी, फसल खरीद गारंटी कानून, किसान आंदोलन द्वारा लगाए गए सभी केस वापस लेने और बिजली बिल 2020, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाने की मांग सहित कई मुद्दे यात्रा में उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी से किसान मजदूर जागृति यात्रा निकाल रही है। 4 मार्च को प्रदेश भर के किसान करनाल में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक सीएम आवास पर किसानों का धरना जारी रहेगा। वहीं किसान नेता सेवा सिंह आर्य ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य सोई हुई सरकार को जगाना है। किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने वादा किया था कि किसानों की हर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद भी किसानों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए किसानों में रोष है। इसलिए किसानों ने यह यात्रा निकाली है। रोहतक पहुंचे अजय चौटाला, बोले 2024 में भी रहेगा गठबंधन। इनेलो जेजेपी के एक मंच पर आने का निर्णय बड़े करेंगे। हरियाणा के रोहतक के नया बस स्टैंड के पास स्थित जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी कार्यालय में गुरुवार को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत की। साथ ही उन्होंने इनेलो व अभय सिंह चौटाला पर भी निशाना साधा और 2024 में गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर नियमित पार्टी तैयारी कर रही है। पहले जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसके बाद विधानसभा वाइज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में जेजेपी भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। चुनाव होंगे तो तालमेल से सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय भी लिया जाएगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि बजट में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर निरंतर प्रयासरत है। सरकार बजट में सुविधा अनुसार पेंशन को बढ़ा रही है। जेजेपी द्वारा एक मुश्त में 5100 रुपए पेंशन देने के प्रश्न पर कहा कि अगर हम एक मुश्त सरकार बनाते तो पेंशन भी लागू कर देते, लेकिन अब हम सहयोगी हैं। सहयोगी के नाते जो संभव होगा वह किया जा रहा है। डॉक्टर अजय सिंह
चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए थे और विरोध में हैं और आगे भी रहेंगे। इनेलो व जेजेपी यानी चौटाला परिवार का एक मंच पर आने के सवाल पर कहा कि यह काम बड़े करेंगे, वे ही ये फैसला लेंगे। रोहतक में नवीन का सरकार पर कटाक्ष, कहा लुटेरी दुल्हन की तरह सीएम ने पेश किया बजट, सिर्फ लुभावने वादे किए। हरियाणा के रोहतक में नवीन जय हिंद ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सीएम ने ठीक वैसा ही बजट पेश किया जैसे कोई लुटेरी दुल्हन मेकअप कर मीठी मीठी बातें कर घर को खाली कर जाती है। हर बजट में सरकार जनता से लुभावने वादे करती है, लेकिन वो जमीन पर कहीं खड़े नहीं उतरते। उन्होंने कहा कि बजट 2023-24 को पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा ही किया है। मुख्यमंत्री ने बजट में प्रदेश वासियों से कई बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन अपने पुराने बजट के वादों को मुख्यमंत्री भूल गए हैं। बजट 2022 में भी सरकार ने नौकरी से लेकर पेंशन और खिलाड़ियों तक के लिए घोषणा की थी, लेकिन समय के साथ साथ सभी घोषणाएं ठंडे बस्ते में समा गई। नवीन जय हिंद ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जनता के साथ छलावा किया है। हर साल करोड़ों रुपए का बजट पेश किया जाता है, लेकिन फिर वो पैसे कहां जाते हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मुख्यमंत्री इस साल के बजट की वाहवाही बटोर रहे हैं, लेकिन पिछले बजट में किए गए वादों का क्या हुआ, जिसमें से कुछ खास मुद्दों को लेकर जनता की आस थी। नवीन जय हिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022 में 1100 नई खेल नर्सरियां बनाने की बात कही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं भी खेल नर्सरियां नहीं बनी। इस बजट में मुख्यमंत्री ने 65,000 ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों का ऐलान किया है, लेकिन पिछले बजट में जो 50,000 नौकरियों का ऐलान किया था वो कहां गई। सेना भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, पहले चरण में होगी ऑनलाइन परीक्षा, 15 तक करवाएं रजिस्ट्रेशन, 5 जगहों के भरे जाएंगे विकल्प। हरियाणा के रोहतक के सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल दीपक कटारिया ने बताया कि सेना भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पहले चरण में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के बारे में जागरूक करने के लिए शैक्षणिक वीडियो तैयार की गई है। इन वीडियो को सेना की वेबसाइट एवं यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए 500 रुपए फीस निर्धारित की गई है, जिसमें से 50% सेना के द्वारा वहन की जाएगी। उम्मीदवार सेना की वेबसाइट व यूट्यूब से इस प्रकार का अभ्यास कर सकेंगे। कर्नल दीपक कटारिया ने बताया कि सेना भर्ती के लिए सेना की वेबसाइट पर आगामी 15 मार्च तक पंजीकरण खुला रहेगा। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन 176 स्थानों पर 17 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक किया जाएगा। सेना की वेबसाइट पर सभी श्रेणियों के सैंपल प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, जो लिंक पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा के लिए 5 जगहों के विकल्प भरने होंगे। उम्मीदवार सेना की वेबसाइट पर मेल भेजकर अथवा मोबाइल संख्या 7991 यानी 7996157222 पर पंजीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। रेवाड़ी को बजट में नहीं मिला कोई बड़ा प्रोजेक्ट, एम्स का निर्माण इसी साल होगा शुरू, दौड़ेंगी सिटी बस, खुलेगी ई लाइब्रेरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को बजट पेश किया। इस बजट में अहिरवाल के लंदन कहे जाने वाले रेवाड़ी जिले को लेकर कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी। इन्हीं में शामिल सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी एम्स से संबंधित किसी भी घोषणा को लेकर भी उम्मीद थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि इसी साल भालकी माजरा में एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि नगर निगम वाले हरियाणा के 9 शहरों सहित रेवाड़ी में भी सिटी बस सेवा शुरू होगी। इतना ही नहीं, रेवाड़ी में ई लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। हालांकि इस बजट में जिले के कई अन्य प्रोजेक्ट को बजट मिलने की उम्मीद थी, जिस पर कोई घोषणा नहीं हुई। रेवाड़ी शहर के नए बस स्टैंड की जमीन पर फंसे सारे पेंच हट चुके हैं। रामगढ़ रोड पर शहर का आलीशान बस स्टैंड बनेगा, लेकिन पिछले कई महीनों से इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि बजट ही नहीं मिल पाया है। इसी तरह धारूहेड़ा में भी बस स्टैंड बनना है, जिसकी राशि की भी उम्मीद इस बजट से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसको लेकर भी कोई जिक्र नहीं किया गया। हरियाणा में गुरुग्राम मानेसर के बाद रेवाड़ी जिले में 2 सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा व बाउल है। यहाँ सैकड़ों नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। इस बजट में औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की उम्मीद थी, लेकिन इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं रेवाड़ी जिले में फिलहाल 3 उपखंड हैं। इनमें रेवाड़ी, कोसली व बाउल शामिल है, जबकि धारूहेड़ा और डहेना को उपमंडल बनाए जाने की मांग काफी पुरानी है, लेकिन इस बजट में भी दोनों उपमंडल पर कोई बात नहीं हुई। इस बजट में मसानी बैराज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने से संबंधित कोई घोषणा नहीं हो सकी। साथ ही जाटूसाना में कॉलेज बनने की घोषणा हो चुकी है, यहाँ भी बजट की आवश्यकता है। इसके साथ ही रेवाड़ी के राजकीय महाविद्यालय को जमीन की दरकरार है। इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर भी कोई बात नहीं हुई। गैर हरियाणा निवासियों को भी मिलेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। हरियाणा में होने वाली सरकारी भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर अब अधिकतम 5 अंकों का लाभ हरियाणा के बाहर के आवेदकों को भी दिया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया है। अभी तक यह लाभ केवल प्रदेश के ऐसे युवाओं को दिया जाता था जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सिर पर माता पिता का साया नहीं है और आर्थिक रूप से वह सक्षम नहीं है। लाभ के मानदंड निर्धारित करते हुए हरियाणा सरकार ने बाहरी राज्यों के युवाओं को इससे
परे रखा था। हरियाणा सरकार ने सामाजिक आर्थिक आधार पर अधिकतम 5 अंकों का लाभ ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए देने का प्रावधान कर रखा है। कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि कोर्ट ने व्यवस्था की है कि नौकरियों में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, भले ही वे किसी भी राज्य का निवासी हो। नए नियमों के अनुसार सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले ये 5 अंकों का लाभ हासिल करने की श्रेणी में अब विवाहित भाई को परिवार से अलग कर दिया गया है, लेकिन विवाहित लड़की का परिवार उसके मायके की बजाय उसके ससुराल को माना जाएगा। उन्होंने बताया कि मार्च में प्रस्तावित चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा में भी हाईकोर्ट का नियम लागू रहेगा। अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में गिरावट। पावर ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, टोटल गैस के शेयर 5-5% टूटे। सेंसेक्स 139 अंक गिरकर बंद। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 139 अंक गिरकर 59,605 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 30 अंकों की गिरावट देखने को मिली। यह 17,523 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार 5वें दिन मार्केट में गिरावट देखने को आई है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट तो वहीं 13 में तेजी दिखाई दी। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरावट देखने को मिली। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 1.14% गिरा। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 56,080 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 65,182 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। डॉलर रुपया के मुकाबले 15 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 73 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। साथ ही साथ देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे दूसरे YouTube चैनल CWB हेडलाइंस पर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।